नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो मंथन में आज हम बात करेंगे सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर हम कह सकते हैं नागरिकता संशोधन कानून। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में संसद में पास किया था। इस बिल का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदाय और उनके जो हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी जो हैं उनको भारत की नागरिकता देना है। इन 6 समुदायों में मुस्लिम समुदाय को शामिल ना किए जाने पर कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी की प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का समय खत्म हो चुका है। 2026 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी माटी मनुष्य के नारे के साथ लेफ्ट को हटाकर सत्ता में आई हैं, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ कम्युनिस्टों और ममता बनर्जी ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया है, ऐसा अमित शाह का कहना है। और अमित शाह का ये भी कहना है कि सीएए तो वो ला कर रहेंगे, ऐसा आज कोलकाता में अमित शाह बोलते हुए नजर आए हैं। वहीं देखा जाए तो सीएए को लेकर अमित शाह जो दांव खेलते हुए नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव भी सामने आ ही गए हैं। बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की बारी आएगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियां करते हुए एक तरीके से देखें तो अमित शाह तैयारियां करते ही नजर आ रहे हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ रोहित यादव जी मौजूद है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ मौजूद है जो कि समाज सेवी हैं। और हमारे साथ तौकीर रजा मौजूद हैं जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी डॉक्टर आलोक सोती जी आपके पास। जिस तरीके से आज अमित शाह सीएए को लेकर कोलकाता में बोलते हुए नजर आए हैं, क्या मायने निकल सकते हैं उनके इस संबोधन में और सीए का जिक्र करना? आलोक सोती जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं आऊंगी अब रोहित यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप मध्य प्रदेश से। मैं आपसे जानना चाहती हूं जिस तरीके से अमित शाह बोलते हुए नजर आए हैं आज, लोगों को संबोधित किया और सीएए को लेकर वो फोकस्ड रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी करीब आने वाले हैं, क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, आपने खुद ही अपने वक्तव्य में ये बात स्नेहा जी बड़े अच्छे से रखी है जी कि लोकसभा चुनाव करीब है और जी हम और आप ये सभी लोग ये जानते हैं कि भाजपा के लिए किसी भी तरह सत्ता हासिल करना मात्र उद्देश्य है। हम्म वो किसी भी तरह अपने हाथ में शक्ति रखना चाहते हैं जिसका वो दुरुपयोग करते हैं। हम्म अब रही बात उनकी राजनीति की, तो उनकी राजनीति का बहुत एक स्पष्ट एजेंडा होता है कि भय और लोगों में वैमनस्यता फैलाओ और उनको आपस में बांट दो। जी आपको ध्यान होगा इससे पहले एनआरसी की असम में लागू किया गया था, उसके परिणाम क्या हुए ये सभी को पता है। वो निरर्थक निकला। सिर्फ लोगों को परेशान हरास किया गया, उनसे कागजात मांगे गए, उन लिस्ट जो बनाई गई उसमें ऐसे हजारों हजार लोगों को शामिल कर दिया गया। हम्म इनके असम में से कुछ ऐसे लोगों को भी जिन्होंने हमारी सेनाओं में अपने जीवन भर का बलिदान दिया है। जी वो कुछ रिटायर्ड अफसर उसमें शामिल थे जो कि हमारे अपने थे। तो हम्म ऐसी जिस तरह की ये हमें देखिए, हमें किसी के नियम कायदे कानून से कोई परहेज नहीं है, हम्म मगर इनकी जो नीयत रहती है हमें उस पर हमेशा शक रहता है। इन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ यहाँ पे शुरुआत करी है। जी एनआरसी का परिणाम सबके सामने था। असम में लागू किया गया कि भाई जो भी लोग 1971 के बाद आए हैं हम्म उनके सबके कागजात मांगे गए। उनको ये पता होना चाहिए असम एक बाढ़ प्रभावित प्रदेश है। हम्म ज्यादातर लोग वहाँ बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उनके घर हर बार बह जाते हैं। इस समय जी किसी के लिए भी उनका कागजात अपने पास रखना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो हम्म खुद उनके प्रधानमंत्री जी आप इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को जस्टिफाई नहीं कर पाए, वो किस बैच से पढ़े हैं, उनके जी बैच में साथ में कौन लोग थे, आज तक वो प्रमाण को दे नहीं पाए। तो लोगों से उनके साथ 71 के पहले के बाप दादाओं के कागज मांगे जा रहे हैं। जी हमें सीए से भी कोई नहीं है, आप दीजिए, सबको सिटीजनशिप दीजिए। जो हम्म भी हमारे नागरिक हैं हमसे, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं जी तो हमें क्यों ये सीमित कर रखा है कि सिर्फ 6 जाति विशेष के लोगों को हम देंगे, किसी एक बाहर रखेंगे, किसी दो को बाहर रखेंगे।
हमारी किसी से वैमनस्यता नहीं है। जो ठीक है। भारत में आके हमारे नियम कायदे कानूनों को रहकर यहाँ मानता है, अनुसरण करता है, आप उसका पूरा वेरिफिकेशन करिए और उसके बाद उसको यहाँ रहने दीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक मगर है। हाँ, जब आप इस देश में आने वाले या रहने वाले लोगों को जातिगत समीकरणों में बांटना चाहते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, हमारी आपत्ति उस बात से है। अगर ठीक आप है। ये कहते हैं कि नीयत में खोट नहीं है, तो ये बताइए कि अगर नीयत में खोट नहीं है तो आपको क्या अपने स्क्रूटनी प्रोसेस पे भरोसा नहीं है जो आप लोगों को जाति में बांट रहे हैं? जी। हो सकते हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूँ। दूसरे अन्य देशों से आए जिन्होंने यहाँ की नागरिकता हासिल करी और उसके बाद देश के लिए समर्पित होकर उन्होंने काम किया। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अक्षय कुमार हमारे अपने एक्टर है, यही के हैं, उनके पास कैनेडियन नागरिकता है। जी। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, भारतीय नागरिकता क्यों त्याग दी थी? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है डेवलप्ड ठीक है। कंट्री में, तो हमें पहले उनपे भी ध्यान देना चाहिए। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, जो भाजपा की एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है कि हर बार एक शगुन निकालते हैं, एक नया शगुन लाते हैं चुनाव के पहले, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। इन्होंने लगभग नहीं तो 30 राम मंदिर का मुद्दा चलाया, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हटा जब उसका अंत, तो सीए एनआरसी जैसे ऐसे मुद्दे जिन पे स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए, आज तक इनके पास अपनी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। पहले सीए करने से पहले आप एनआरसी तो करिए, तब तो आपको पता चलेगा किसको बाहर करना है, किसको करना नहीं है। ठीक है। ये कुछ मूलभूत सवाल है, भाजपा स्पष्ट नहीं करती है, अस्पष्ट नीति के साथ हमेशा उनके क्रियान्वयन रहते हैं, कोई दूरदर्शिता नहीं होती है। देश की एकता अखंडता तो उनका कोई भी फोकस नहीं होता कि उसको कैसे बनाए रखें। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी तरह लोगों को आपस में भ्रम फैलाकर और सत्ता में बने रहे, ये उनका उद्देश्य है। चलिए ठीक है, मैं तौकीर रजा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी कहा है, रोहित यादव जी द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर भी शक होता है और गाइडलाइंस नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसा रोहित यादव जी कह रहे हैं। मैं इन सारे सवालों के जवाब आपसे चाहूंगी। साथ ही साथ मैं अमित शाह ने जो सीए के बारे में आज कहा है कि सीए तो लागू करके रहेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सीए जो है अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आया था जी, तो 2019 में जो परिवर्तन होकर 12 दिसंबर को लागू हुआ, अधिनियम बन गया। इसमें अभी तक 6 बार परिवर्तन किए जा चुके हैं और इसको लाने वाले 1950 में लियाकत अली समझौते के तहत 1955 में ये कानून बना और नेहरू और लियाकत अली समझौता भी ये कहलाता है। इसके अंतर्गत ये पहला नियम बनाया गया था कि हम अपने देश में जो अल्पसंख्यक उनकी रक्षा करेंगे, उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा करेंगे, उनके लोगों की रक्षा करेंगे। और वहां रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में जो रहने वाले अल्पसंख्यक है, पहले उनको समझ लीजिए आप। यहाँ रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है। और पाकिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक है वहां की आबादी के हिसाब से, तो वहां हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, तो मुस्लिम नहीं है वहां पर। तो इनकी रक्षा उनको करने का फर्ज था। लेकिन इन्होंने क्या देखा, जब आप देखेंगे कि जब ये समझौता हुआ था उस टाइम जो वहां के अल्पसंख्यकों की आबादी जिसमें आपका जैन भी थे, बौद्ध भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे और हिंदू भी थे, इनकी आबादी 24% थी। आज वहां घटकर क्या रह गई, आज वहां पर घटकर 2 कुछ समथिंग के आसपास आ गई। अभी तो और 2 से गिर गई है, कि मैं अभी आपको आंकड़ा 4-6 महीने पहले का दे रहा हूं, लगभग 2 के आसपास आ चुकी है। तो आप अंदाज लगाइए, अगर 2% आप 24 से 2% में समेट गए, उन्होंने उस समझौते का उल्लंघन किया, उस समझौते का पालन नहीं किया। अब वही हमारे देश में आई है, हम लोग ने अमेंडमेंट करते गए, परिवर्तन करते गए, कई सारे इसमें परिवर्तन है। देखिए, इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे परिवर्तन है अलग अलग। लेकिन उसके बाद परिवर्तन किया तो उसमें अभी 2019 में एक ही परिवर्तन हुआ कि वहां के रहने वाले जो है उसी के हिसाब से समझौता हुआ था। ये कानून बना था जब नेहरू के समय में था, कांग्रेस की सरकार थी। तो इसमें यह बोला जाता है कि इन्होंने अपनी नीति, जब से अभी भाई साहब अभी बता रहे हैं, इनकी नीति रीति स्पष्ट नहीं रहती। हमारी नीति रीति एकदम स्पष्ट रहती है भाई साहब, आपको बता दें। हमारी नीति राष्ट्र रक्षा से लेकर और नागरिकता की जो रक्षा करना है, नागरिकों के ध्यान देना है, उस पर सारी चीजें हम एकदम स्पष्ट हैं। हमने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, हम हटा के दिखाए। हमने बोला कि सीए लाएंगे, हम ला के दिखाए। हमने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, हम बना रहे हैं।
हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हम हटा दिया। हमने जो कहा वो करके दिखा। ये है हमारी नीति और रीति। हम किसी के चाइना के गोद में जाकर चंदा लेके नहीं बैठ जाते हैं भाई साहब कि आप जिस टाइप से बताते हैं। असल में दर्द आपको इसलिए हो रहा है कि सीए लागू होने से आपके वोट बैंक खराब होने को तैयार हो गए हैं। असल में दिक्कत यह है कि बाजू से जो पड़ोसी देशों से जो मुस्लिम आते थे, वो उनके कारण से ये इनकी नागरिकता छीनने तो जारी है, उसके कारण से ये इनको तकलीफ हो रही है, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो, चाहे अवैध रूप से बांग्लादेशी मुसलमान हो, और उसके साथ साथ चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो, चाहे वो अफगानी मुसलमान हो। तो इसके इनको जो है बैन लगाया गया है, उसी कारण से सीए एक्ट बना है। लेकिन इसमें क्या होता था, इन लोगों ने उस चीज को मजाक बना के रखा था और उसको सही ढंग से लागू नहीं किया था। इन्होंने अपने वोट बैंक को बढ़ाए चले आ रहे थे, क्योंकि वोट बैंक इनका बहुत अच्छा, हमारे मुस्लिम भाई जो सबसे बड़े वोट बैंक इनके आज भी हैं। ये मैं भी कहता हूं इस बात। तो ठीक है, वोट बैंक होंगे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र की रक्षा की बात आती है, राष्ट्रीय नागरिकता की बात आती है, तो हमको अपने नागरिक को तो ढूंढना पड़ेगा ना, अपने नागरिक को पहचानना पड़ेगा। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों से किसी कोई आपत्ति नहीं, आप गलत बात पेश मत करिए। साथ ही साथ यहाँ के रहने वाले नागरिकों से किसी को आपत्ति नहीं। यहाँ जिसका नागरिकता सर्टिफिकेट बन चुका है या जो नागरिकता है, जो यहाँ रह चुके हैं, वो उनके लिए कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन तकलीफ जब होती है जब जो अवैध रूप से आ जाते हैं, और बाद में आपने भी देखा होगा कई राज्यों में, आपने भी, आप मीडिया में है, एंकर हैं, वरिष्ठ है, तो आप इस बात को जानती हैं कि कई लोग अवैध रूप से आके हमारी नागरिकता को आज ठेस पहुंचा कर रखे। ये जब ये इनका रोहिंग्या का विरोध ये हमारे कांग्रेसी भाई क्यों नहीं करते? जैसे मोहम्मद या लश्कर जैसे संगठन है, उसमें शामिल हो जाते हैं, इन्हीं से निकल के आते हैं, लेकिन इसका विरोध ये नहीं करते हैं। ये क्यों विरोध नहीं करते ऐसे लोगों का? इनको विरोध करना चाहिए। लेकिन जब विरोध करने की बारी आई तो भाजपा का विरोध करेंगे, आरएसएस का विरोध करेंगे, लेकिन लश्कर का, जैश मोहम्मद का, रोहिंग्यास का, इनका विरोध नहीं करेंगे। अवैध रूप से घुसने वाले अवैध प्रवासियों का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जहां आपको लगता है कि विरोध करना, क्योंकि इनका वोट बैंक खसक जाएगा, वोट बैंक खराब हो जाएगा, तो ये वोट बैंक के लिए राष्ट्र की रक्षा से भी समझौता करने को तैयार बैठे रहते हैं, इसलिए इनको दर्द होता है। आज आप बताइए, इतना अच्छा कानून है, ठीक है, लगाया आपके समय में आया है, उसमें 6 बार अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए उसको अमेंडमेंट तो किए, उसमें एक संशोधन तो किए हैं, और संशोधन होकर लागू हो गया है। तो इसमें तकलीफ क्यों होती है मेरे भाई? आपको राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सोचना चाहिए। हमको कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमारा देश का नागरिक नहीं है और जो नियम कायदे हमारे पालन नहीं करता, हमारा नागरिकता के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, वो नागरिकता हमारे यहाँ नहीं हो सकता। यही इसका मामला है। चलिए ठीक है, मैं रोहित यादव जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आलोक सूती जी, डॉक्टर आलोक सूती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, सीएए को लेकर अमित शाह आज कोलकाता में बोले हैं और उन्होंने कहा है सीएए लागू करके रहेंगे, और लोकसभा चुनाव भी करीब हैं। मैं विपक्ष की तरफ से बोलूँ तो विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव एक तरीके से आगे हैं और उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। क्या आपको लगता है सीएए के जिक्र करने का, जो अमित शाह ने जो जिक्र किया है आज संबोधन में सीएए को, उसके कितने मायने निकाले जा सकते हैं? तो 2019 में आया था, वो भी 2020 में सीएए एक्ट बन के लागू हो गया था। इसमें जो सताए हुए विशेषकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, जो कि वहां पे माइनॉरिटीज में थे, जैसे आपके हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, तो यहूदी तो खैर अब बचे नहीं हैं। तो ये इन लोगों को अगर भारत में आते हैं तो जो 2017 तक आ चुके हैं, उनको नॉर्मल जो सिटीजनशिप दी जाती है उसमें 5 साल का इसमें रिलैक्स दिया गया था। अब यहाँ टेक्निकल बात समझने वाली बात ये है कि जो आएगा तो वो सीमावर्ती से ही आएगा, जैसे बंगाल से और असम से आ रहे हैं बांग्लादेश वाले, या आप पाकिस्तान से जो आते हैं वो राजस्थान की सीमा से आते हैं, क्योंकि वहीं से वो पेंट्रेट करके आ जाते हैं। असम में तो बीजेपी की सरकार है, वहां पे काम तेजी से चल रहा है, हेमंत बिस्वा साहब ने बहुत अच्छा काम किया और उसको किया। बंगाल में तो आप जानते ही हैं, दीदी की टीएमसी की सरकार है, उसने बहुत से जो बांग्लादेशी आए हुए थे उनको भी सारे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आदि इत्यादि सब बना दिए थे, और इस तरीके से। लेकिन वहां पे जो है, जो मेन होता है कि जब गवर्नमेंट फेवर में नहीं होती है तो जो सीए की रिपोर्ट्स होती है वो डीएम भेजते हैं। हालांकि डीएम एक केंद्र सरकार का अधिकारी होता है, लेकिन वो ऑन डेपुटेशन स्टेट पे आता है, तो उसको स्टेट के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। जो सरकार की, जिस स्टेट में जो सरकार होती है, जो उसकी मंशा होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। इसीलिए आपने देखा पिछले 5 साल में
राजस्थान में बीजेपी की सरकार रही, जहाँ पे जो बेचारे हिंदू आए हुए थे पाकिस्तान से, उनके जो है घर तक उखाड़ के फेंक दिए थे सरकार ने। इसी तरह आपने देखा कि कोई भी डीएम चाहे भले ही इस केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय चिट्ठी लिखता होगा, लेकिन कोई भी रिपोर्ट जो है फाइनली वहां पे पहुंच नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप देना तो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन रिपोर्ट तो स्टेट गवर्नमेंट से जाएगी। भले ही वहां पे डीएम बैठा केंद्र सरकार का है, लेकिन अधीन तो वो एक तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज थी, तो इसी को वो एक कॉमन भाषा में कह रहे थे कि जब हम आएंगे फिर, क्योंकि जब आप देख ही रहे हैं कांग्रेस जो है इसके अगेंस्ट में थी हमेशा। तो जब अगर सरकार 2024 में पुनः आती है तो सीए की जो प्रक्रिया है वो उसमें तेजी आएगी। साथ में उन्होंने कहा है कि जब हम यहाँ पे बंगाल में भी अपनी सरकार बना लेंगे तो आप देखिएगा जो सीए का जो कानून है और वो तेजी से बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि राजस्थान में जिस तरीके की परंपरा रही है, जिस तरीके का तबे पड़ी रोटी पटली आती है, तो इस बार जो है बीजेपी वहां पे आ जाएगी। तो आप देखेंगे जो सीए की जो एक्ट है उसकी प्रक्रिया में तेजी आएगी और बहुत से जो वहां के सत्ता जो भारत में आए हुए हैं, हिंदू हैं विशेषकर, कोई मेजॉरिटीज में है, वहां पे माइनॉरिटीज में थे, उनको जो है इस कानून का लाभ मिलेगा ताकि वो अपनी आम जीवन जो है वो बेहतर तरीके से बिता सके। ठीक है, ठीक है। रोहित यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने जैसे कहा भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट नहीं है, तो तौकीर रजा जी ने बता दिया कि उनकी जो भी नीति है उसके थ्रू वो काम करते हैं और जो भी उन्होंने बोला है वो करके दिखाए। उन्होंने कई अपने गिनवाए हैं वादे जो वो पूरे करते हुए नजर आए हैं। सीए की बात की उन्होंने, ट्रिपल तलाक की बात की उन्होंने, राम मंदिर की बात की उन्होंने, कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, हमारी स्पष्ट नीति है हर चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर तौकीर रजा जी ने कहा है कि सीए से अगर वोट बैंक प्रभावित हो रहा है तो वो कांग्रेस का वोट बैंक प्रभावित हो रहा है और यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा का समझौता भी कर सकते हैं। इस पर आप देखिए नेहा जी, पहले तो मैं तौकीर रजा भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वीकार किया कि ये जो कानून था वो कांग्रेस ने बनाया और नेहरू जी के समय बनाया गया। नहीं तो इनके यहाँ के लोग तो नेहरू जी पे दोषारोपण करते नहीं थकते, पानी पी पी कर उनको कोसते हैं। पहली बात तो उनको सच स्वीकार करने के लिए बधाई, उनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ कि उनको ऐसा ना हो कि कल को ये बोल दिया जाए कि आपने ये बात नेशनल टीवी पे कैसे स्वीकार कर ली। दूसरी बात, अगर आप बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा से हम यहाँ पे अगर समझौता करते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर 50-55 साल जब केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी तो क्या ये देश किसी विदेशी ताकत के चला गया या किसी और की यहाँ पे सत्ता स्थापित हुई, या हम हुए किसी भी युद्ध में क्या ऐसा हुआ कि हमने अपना कोई हिस्सा दे दिया हो किसी को? हमने उल्टा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे हैं, हमने कश्मीर को होने वाले इन्फिल्ट्रेशन को रोका है, हमने कश्मीर को रखा है। जी रोहित जी, बोलिए। ये सब मूलभूत सवाल हैं जो उनको पहले ध्यान में रखना चाहिए दोषारोपण करने से पहले। एक बहुत अच्छा मुद्दा रजा साहब ने फिर से अपने आप से ही उठाया कि ये बात वो स्वीकार करते हैं कि देश में रहने वाले आज भी जो हमारे मुस्लिम भाई है वो कांग्रेस का वोटर है। तौकीर रजा साहब को ये खुद अपने आप पे आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि आज भी देश आजादी के 75 साल बाद भी ऐसा क्या कारण है कि मुस्लिम वोटर जो है वो इनके सभी कुछ प्रयास करने के बाद इनके ऊपर भरोसा नहीं करता। उसका कारण है कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि भाजपा की नीयत जो है वो ध्रुवीकरण की है और किसी भी तरह से उनका शोषण करेंगे, करने की उनकी नीतियां होंगी। यही एक मूलभूत कारण है कि आज भी जो हमारे भाई है, हमारे जो मुस्लिम भाई है, वो इन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात थी, मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि भाई आपने सभी चीजों का जिक्र किया मगर असम में हुए अपने एनआरसी के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसका क्या आपको मिला। आपने बताया कि 370 हटाई, 370 हटाने के बाद भी क्या कश्मीर में शांति स्थापित हो गई, क्या सब कुछ सामान्य हो गया, क्या आपको वहां 2 साल तक इंटरनेट बंद क्यों करना पड़ा? अभी एक बहुत अच्छा आपके सामने उदाहरण है कि ये लोग देश की सुरक्षा या उससे जुड़े लोगों को कितना सम्मान देते हैं या सबके सामने है। अभी 2 दिन पहले बेंगलोर में एक एयर शो करने गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, सुखोई में सवार होने गए थे, है ना? उसी से हमारे कश्मीर में शहादत देने वाले एक कैप्टन का अंतिम संस्कार हो रहा था। वो उसको इतना सम्मान देना यही समझा उन्होंने कि वो कर्नाटक बेंगलोर से टोटल 23 किलोमीटर दूर था उसका घर, जहाँ उसकी अंत्येष्टि की जा रही थी उसके घर से। उन्होंने ये नहीं समझा कि आप एयर शो करने जा रहे हैं, आप 23 किलोमीटर को पहले आपकी जिम्मेदारी है या आप उसके बाद भी जा सकते थे, कम से कम आप अपना टाइमिंग एडजस्ट कर सकते थे।
तो जो लोग राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं और राष्ट्र रक्षा करने वालों को कितना सम्मान दे रहे हैं, ये तो उनके उस क्रियाकलापों से पता चल जाता है कि उनके लिए उनकी प्रमुखता क्या रखती है। 370 आज तक शांति स्थापित कर पाई, हलचल आज भी मची हुई है वहां कश्मीर में। उठा पटक है, ये बोलते थे कि यहाँ का आदमी जाके वहां व्यापार करेगा, वहां जाके जमीनें खरीद पाएगा, मगर ऐसा आज तक कुछ होता दिखता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तौकीर रजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कुछ कह रहे थे और मैं रोहित यादव जी के सवालों के जवाब आपसे चाहती हूँ। कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं पहले कश्मीर से शुरू करूं। देखिए, कश्मीर में आपने बताया था कि आपने देखा होगा कि वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह भी रहे, उन्होंने बोला था कि धारा 370 हटा ही नहीं सकते, और हटा दिए तो यहाँ पर बड़ा बवाल हो जाएगा, और बहुत मतलब कई सारे उल्टे सीधे उलझुल बयान दे अपने कई लोगों को पढ़े थे, मैं उस बयान पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जब धारा 370 हटी तो मैं इसके बाद 1 साल बाद मैं वहां पर गया था, मैं पर्टिकुलर, और उसके बाद भी और गया हूँ। उसके बाद खैर अभी कोरोना लग गया, उसके बाद मैं नहीं जा पाया। तो मैं 2 बार गया वहां पर। मैंने देखा उनकी नागरिकों से मैंने अलग से जाके आम नागरिक बन के मैंने सर्वे किया था, पूछा था कि आपको क्या फायदा हुआ, क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार जब आप धारा 370 हटाई थी, आपके लिए गलत हुआ कि अच्छा हुआ? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, 35 से भी हटाया था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, धारा 370 हटने से हमको फायदा ही हुआ है। हमको अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जो नागरिक है, भारत जो है, केंद्र सरकार जो है, हमको पूरी सुविधा देता था। हमारे पास पंचायत में पैसे नहीं आता था भाई साहब। ये स्थिति थी पंचायत में, जिस चीज के लिए, चाहे वो नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, मूलभूत जो सुविधा का जो अभाव था, वो पैसा तो केंद्र से जाता था, लेकिन पूरा का पूरा इनकी जो केंद्र की सरकार के से मिलकर ये खा लेते थे। जब धारा 370 हट गई तो आपने देखा कि वहां भले केंद्र शासित आज प्रदेश बन गया। ये 2 साल 1.5 साल तक हमको ठीक है, काबू करने में हमको समय लगा, लेकिन आज कहाँ है? आज पत्थरबाज कहाँ पर हैं? आज आतंकवादी कहाँ पर? बता दीजिए। 1-2 अगर घुसपैठिया होंगे भी, हम उसको चुन चुन के मार रहे हैं, और चुन चुन के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। देश की रक्षा से किसी से हम समझौता नहीं करने वाले, चाहे कोई भी व्यक्ति हो आ जाए। तो हमने वही करके दिखाया है, और उसका फल भी आप देखिए। आप वहां विकास की गंगा बह रही है, नहीं तो वहां पर आप देखिए क्या दिखता था। लोग तो कुछ करने को तैयार होने से पहले घबराते थे। लाल चौक में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे आप, और लाल चौक हम तिरंगा फहरा के दिखा रहे हैं, और यही रही जो है फहरा के दिखाइए। अब तो खुद जाके भी फहरा रहे हैं, और अभी आपने उनके वीडियो भी देखा था मोहब्बत की यात्रा में। तो आपने ये सब चीजों को इनको समझना पड़ेगा। वोट बैंक के लिए आप लोगों ने सब चीज को अलग किया। आप लोगों ने, मुसलमानों की अगर आप भी बात कर रहे थे कि मुसलमान वोट किधर है, और आज भाजपा से आज तो मोदी मित्र के रूप में मुसलमान जुड़ता चला जा रहा है। भाई साहब, कहाँ हो? जमीन खसक रही है अभी आपकी, खसकना शुरू हो गई। अरे यादव जी, अभी देखिए, अभी जमीन खसकना शुरू हो गई है। आपको बता रहे हो, असल में जो बंगाल वाला हिस्सा है, असम वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण जब सीए लागू की करने की हम जब बात करते हैं, तो अब इसी कारण से हम बात करते हैं कि भाई हम यहाँ के मुस्लिमों के जो है, हम इसको पूरा नागरिकता के साथ सम्मान भी दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने उनको ही बोल दिया, भड़का दिया कि आपकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आपको भी देश छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको भी घर छोड़, इतना डरा दिए थे कि आप यकीन नहीं करें। मैं मुस्लिमों को मैं ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी मित्र, मेरे भी रिश्तेदार लोग ये बोलने लगे थे, अरे आपकी सरकार ऐसी कर रही है, आपके लोग ऐसा कर। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ था। अभी हमारे भाई यादव जी ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया, बड़ा मेरे को बधाई भी दी। अरे भाई साहब, वो तो हम हर प्रवक्ता हमारा बोलता है कि नेहरू के जमाने में कानून बना, लेकिन संशोधन होते होते जब 2019 में वो क्योंकि मामला जब हुआ, आप लोगों ने जो नियम बना के रखा था, उसमें अल्पसंख्यक वहां के मुसलमानों को भी शामिल कर लेता है। अरे भाई साहब, ये कौन सा नियम था? अल्पसंख्यक वहां पर मुसलमान कैसे हो गया? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में? वो तो वहां बहुसंख्यक है। यहाँ अल्पसंख्यक यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ के लोगों की बात आपको करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उनको भी नागरिकता वहां के लोगों को देना शुरू किया। इसी कारण से आज जो है, देखिए आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में आज ये जो हरकतें बंद हुई है, इसी कारण से बंद हुई है। अभी बॉर्डरों में जो सील किया जा रहा है, इसी कारण से सब सील किया जा रहा है। फिक्र मत करिए, बहुत सारी चीजें बदलेंगे। इसलिए इनका वोट बैंक में तुमने बोला खसकता नजर आ रहा है, और हम इसलिए भी वोट बैंक इनका खसकता नजर आ रहा है कि हम भी जो है मोदी मित्र के रूप में भी हमारे जो मुस्लिम भाई को उन्होंने भड़काया था, हम उनको सत्य बता रहे हैं। हमारे जो देश राष्ट्र के नागरिक है, राष्ट्र की राष्ट्रीय मुस्लिम, राजभक्ति वाले मुस्लिम जो हमारे, हम उनको बाकायदा खेलते चले आ रहे हैं, समझते जा रहे हैं, हमारे साथ शामिल करते आ रहे हैं। तो ये चीज आज होते नजर आ रही है, और यही विकास, और इसी कारण हम लोगों ने पूरे देश के विकास में जो सहयोग दिया। आज कश्मीर के लोग भी बोलते हैं कि हाँ देखो, हमको भड़काया जा रहा था पाकिस्तान के सपोर्ट में, पाकिस्तान का समर्थन करो। हुआ क्या?
आज देखिए पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, आज भीख मांगने की नौबत आ रही है। वहां के लोग भी बल्कि अब ये बोलने लगे हैं कि जो पीओके जो कब्जा करके बैठे हैं, वहां के लोग भी हमको शामिल कर लो, किसी भी हालत में शामिल कर लो, हाथ जोड़ते हैं, खुलवा दो, कैसे भी आ जाओ। तो आज ये स्थिति है, ये विकसित भारत है। आप लोग ने बीमार देश बना दिया था, हम लोग ने इसको विकसित भारत बनाया है। आज पूरा विश्व इसकी गुणगान कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको इसको मानना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रोहित यादव जी, बहुत ही कम शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि समय खत्म हो चुका है मेरा। बहुत ही कम शब्दों में जवाब। जी रोहित यादव जी बोलिए। कम शब्दों में सीधा जवाब देता हूँ। अगर इनकी इतनी ही सफलता थी तो क्या आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ? ये हमने परसों ही देखा है कि वहां पे अभी भी मुठभेड़ चल रही है। दूसरी बात, एनआरसी का फेलियर पे ये साफ साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही बातों से ये डिफर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि हमारे साथ मुसलमानों का साथ नहीं है, वो आज भी कांग्रेस का वोटर है और आगे भी रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है ना? तो ये बात है कि ये लोग बहुत जल्दी पलट लेते हैं और दूसरे के बच्चे खुचे जो आपने देखा होगा पूरे देश में आप अब संयम रखिएगा ना, आपके बीच में नहीं बोला भाई, आप सुन लीजिए मेरे भाई, है ना? तो ये मैं आपको जवाब दे रहा था, तो आपने कश्मीर की बात करी मैंने किया था। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ने की थी, 5 ट्रिलियन तो छोड़िए, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं कर पाए। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, 2 लाख रोजगार नहीं दे पाए हैं। ये असफलताओं को छुपाने के लिए सीए जैसे फालतू के कानूनों को दोबारा मेरे पास बिल्कुल समय की सीमा, बिल्कुल एकदम समय मेरा समाप्त हो चुका है। आलोक सूती जी, बहुत ही कम शब्दों में बताइएगा। जी एनआरसी के फेलियर तो बोलिएगा, असम में क्यों फेल हुआ? अरे एनआरसी चलिए रोहित यादव जी, तौकीर रजा जी और आलोक सूती जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे सीएए की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि आज अमित शाह ने संबोधन करते वक्त सीएए का जिक्र किया है और बंगाल में अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है कि सीएए तो लागू होकर ही रहेगा। अमित शाह ने बंगाल में ये अपना संकल्प दोहराया है और वहां पर देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं तो विपक्ष भी कह रहा है और ये बात सामने आई भी है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है और किस तरह से ये बयान बीजेपी के लिए सही साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर हमने बात की तो यहाँ पर मुस्लिम वोटों को लेकर भी जिक्र हुआ। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कांग्रेस का मुस्लिम वोट इससे प्रभावित होता है, ऐसा हमारे भाजपा के प्रवक्ता जुड़े थे उनका कहना था। तो देखना ये होगा कि आगे सीएए पर कैसा एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।